सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। अली अमीन गंडापुर कह रहे थे जिनको फ़ायदा हो रहा है वो हमारे भाई हैं। वो आपके भाई होंगे, हम मफाद परस्त लोग नहीं, वो हमारे भाई हो नहीं सकते। लेकिन इससे पहले कि मैं इनकी नज़र उतारूं, मौलाना तारिक जमील साहब की एक मुख्तसर से बयान की एक मुख्तसर सा इक़्तिबास मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ने पूछा, या अल्लाह, जब तू नाराज़ होता है हमें कैसे पता चलेगा तो आजकल अपने बंदों से नाराज़ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं नाराज़ होता हूँ हुकूमत बेवकूफ़ों को देता हूँ, अजअलुल मुल्क फी सुफ़हाइहिम, हुकूमत बेवकूफ़ों को देता हूँ। अब अगर आप इसको रिलेट करना चाहें मौजूदा सूरत हाल से, तो मेरा ख्याल है शौकत यूसुफजई और अली अमीन गंडापुर ने सफिशेंट मटीरियल हमें प्रोवाइड कर दिया ये यकीन करने के लिए कि ये हुकूमत अहमकों की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट है। मैं सिर्फ अली अमीन गंडापुर और शौकत यूसुफजई की हद तक महदूद रहना चाहूँगा। मौलाना तारिक जमील का बयान मैंने इसलिए प्रेजेंट किया ताकि मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि चूँकि हमारे कुछ भाइयों का भला हो रहा है इसलिए बाकी पूरी कौम जाए भाड़ में, इसलिए आप पर लाजिम है कि आप जो है वो दर्द से कराइए मत। शौकत यूसुफजई साहब ने उल्टा हमारे गले में आते बांध दी। वो कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल करना छोड़ दिए। ये बिल्कुल मलका बरतानिया वाली बात है कि अगर जो है वो रोटी मुयस्सर नहीं है तो केक खाओ। अवाम हैरान है और मैं परेशान हूँ। रोज़ घर से सोच करके निकलता हूँ कि आज मैं कोई डिफरेंट बात करूँगा, किसी डिफरेंट मुद्दे पर बात करूँगा, कोई तामीरी बात करूँगा। लेकिन तामीर कैसे? मैं शारा फैसल पे होता हूँ और हुकूमत कोई बंद कर चुकी होती है, उसके बाद फिर लाजमी मुझे आकर के कोई ना कोई बात तो करनी है। अब आप चाहे मुझे पीपल्स पार्टी का कोई मतवाला समझ लीजिए या नून लीग का कोई जियाला, या इसे रिवर्स कर लिया, आई डोंट माइंड। मैं क्या करूँ? हुकूमती अनमोल रतन तुले बैठे हैं कि हमें तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने न देना है। अब इसी बात को ले लीजिए कि कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए क्या नादिर और नायाब नुस्खा हम ढूंढ करके लाएं। गवर्नर हाउस पंजाब में एक आलीशान म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हम कराने चले थे। वो तो सोशल मीडिया का भला हो, परवरदिगार का एहसान है कि जब से ये सोशल मीडिया नामी बला आई, इफरीत आया है, उस वक्त से बहुत ही मामलात आगे पीछे हो गए। ये खबर लीक हुई और उसके बाद दे मार 4:30 फिर हुकूमत को बैकफुट पे जाना पड़ा या मुंतज़मीन को, और उन्होंने कॉन्सर्ट की मनसूखी का जब तक टिकर नहीं चलवा दिए तब तक उनकी जान नहीं छूटी। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पिछले प्रोग्राम में मुझ पर फतवे लगाए जा रहे थे कि मैंने खुदा न खास्ता इल्ला माज़ल्ला कोई तौहीन का इर्तिकाब किया। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, परवरदिगार उस वक्त से पहले अल्लाह ताला उठा ले। लेकिन ये यूथियों के हाथ में अब कुछ नहीं है। अब ये डायरेक्ट तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा करके और दूसरे गले में आंटें बांधने के चक्कर में होते हैं। अक्ल के अंधो, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मदीने का नाम ले लेकर के दिहाड़ियां लगा रहे हो, ये वो मदीना हो ही नहीं सकता। ये नाम नेहाद रियासत मदीना है, मदीने में कॉन्सर्ट नहीं होता। अब जिसकी ड्राइवरी की थी वो वहां पे कॉन्सर्ट करा रहा है, तो अब आप उससे मुतासिर होकर के कश्मीरी भाइयों को आज़ादी दिलाने चले। खुद ब खुद ब्लड प्रेशर, अगर आप दिल दिमाग रखते हैं, अल्लाह ताला ने आपको सोचने समझने की सलाहियतें दी हैं, तो खुद ब खुद आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है कि यार ये किस किस्म के लोग हैं। आसिफ अली जरदारी ऑन एयर कह रहा हूं, आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में जान बचाने के लाले थे। एक मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि मैं ये सोच रहा था कि आज मुझे कोहनी पे गोली लगेगी या जिस्म के किसी और हिस्से पे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आसिफ अली जरदारी के दौर में खून की जो होली खेली गई उससे हमने पनाह मांगी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आया, ऐसा लगा कि शायद अब कोई रिलीफ आएगा। बदस्तूर हालात वैसे ही थे, ज़िंदगी की थोड़ी सी अमान इसलिए मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी नहीं, इनफैक्ट सच बोलना चाहिए, काफ़ी अमान मिल गई। कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर MQM का धड़म तख्ता हुआ, ऐसी तैसी की इन लोगों की। उसके बाद फिर सब इधर उधर हो गए। एक ने तस्बीह अपने हाथ में उठा ली, एक ने चाइना टोपी पहन ली, एक ने मिसवाक सामने लगा ली, एक ने पीली चप्पल पहन ली, एक ने पांचे ऊपर कर लिए और या रसूलुल्लाह अल मदीना चल मदीना सब ने शुरू कर दिया। वो भी काबिल कबूल था। उसके बाद ये आ गए। अब ये माशी मार रहे हैं, ये माशी मार रहे हैं, और इनके पास नुस्खे क्या हैं निजात के। बाहर वाली गाय इतने लीटर देती है, हमारी वाली कमबख्त इतने लीटर देती है। गजब खुदा का। पहले मुर्गी और कट्टे में उलझा दिया,
भैंसों के दूध में उलझा दिया। उसके बाद अब ला करके इन्होंने कहाँ तान तोड़ी है कि जी अब गाय, अब उस गाय को सब ढूंढने में लगे हुए कि जो अल्लाह हमारी दूध दे करके हमारा भला नहीं चाहती। इसी किस्म के लताइफ पर बात करेंगे। सिंध से भी कुछ लतीफ़ों की आवाज़ उठी है, लेकिन इससे पहले कि मैं उस मुद्दे पर आऊँ, एक मरतबा फिर पंजाब ही का रुख किए लेते हैं। उस्मान बुज़दार, जिन्हें ज़बरदस्ती, जिन पर तोहमत लगाई जाती है बारहा कि ये वसीम अकरम प्लस हैं, हालांकि ये माइनस भी नहीं है। उनकी नगरी में क्या हुआ है, एक टीचर को किस तरह से कुछ लुच्चे लफंगों ने नजराना अकीदत इन्वर्टेड कॉमास में पेश किया है। आपकी आंखें अगर आप दर्दमंद दिल रखते हैं तो भर आनी चाहिए। ये मुस्तकबिल के मेमार के हाथों असातिज़ा कराम का इस नाम नेहाद रियासत मदीना में जो हश्र हो रहा है, उसके बाद भी अगर कोई अक्ल का अंधा, आंखों का काना इस बात पर यकीन रखता है कि हम तरक्की की जानिब गामजन हैं, तो इस प्रोग्राम के बाद काइंडली उसे या तो मुझसे आकर के मिल ले या मुझे अपना पता इनायत फरमाए। ये इक्का दुक्का केसेस नहीं हैं, ये इक्का दुक्का केसेस नहीं हैं। ऐसे न जाने कितने केसेस होते होंगे। ये चंद वो केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं उस मुआशरे की एक तस्वीर जिसके नाम पर मैं और आप रोज लाहौल पढ़ते हैं, जिसकी बर्बादी के लिए रोजाना मसाजिद में दुआएं कराई जाती हैं। कम से कम मैं जिस मस्जिद में जुम्मा पढ़ता हूं वहां मैं दुआ नहीं मांगता, क्योंकि वहां मौलाना साहब का ये काम है कि वो अंग्रेज़ की हाथ पैर टूटने, उसको तलाक होने, उसकी घर में कैंसर फैल जाने की दुआएं करते हैं। या अल्लाह उनको बर्बाद कर दे, या अल्लाह उनको आपस में लड़ा दे। अपने गिरबान में देखने के लिए तैयार नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इंसानियत की बर्बादी के लिए ज़्यादातर नुस्खे उनके पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आज दर्द कुछ दवाएं वही तो ईजाद कर रहे हैं जो मैं और आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो इलाज कराने के लिए गए वो किसी हकीम, किसी तबीब, किसी जर्रा के पास गए। आसिफ अली जरदारी जब सदर थे तो अपने दांतों के इलाज के लिए दुबई जाते थे। दुबई में कौन बैठा है उनका? तस्वीर का एक ही रुख दिखाएंगे, वो जो हमारे मतलब का हो। अब देखिए, ये तुर्की के ये जो मौसूफ चचा मियां रो रहे हैं, ये इनका दिमाग नहीं खराब हुआ है। इनका फ्लाइट पर कुछ इनके शागिर्दों ने इस्तकबाल किया, इनको सरप्राइज दिया, जिन लोगों ने इनसे उड़ान भरनी सीखी थी। ये उस्ताद वहाँ ये अपनी पजीराई देख कर के शशदर रह गया, इसकी आंखें नम हो गई। ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन चूंकि मैं ये वीडियो देख चुका हूँ इसलिए अब मैं बड़ा कंपोज्ड हूँ। अब आप पर है कि आप अपनी सूरत हाल को किस तरह से काबू में करते हैं। ये हैं वो कौमें जो अपने असातिज़ा कराम को वो मेयार देती हैं, वो मुकाम देती हैं जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। और जो कौमें ऐसा नहीं करती फिर उनके साथ टमाटर वाला मामला होता है कि वहाँ टमाटर की जगह दही के इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है। सिंध पर आते हैं। सिंध में भी ऐसा नहीं है कि कोई दूध शहद की नदियां बह रही हैं। सिंध में भी उल्लू बोल रहा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सिंध के चैंपियन अपने तौर पर सिंध के ठेकेदार वज़ीर आला सिंध लतीफ़ा गोई पर उतर आए, फरमा रहे हैं कि तवानाई बहरान का हल हमारे पास है। हुजूर, अगर ऐसा था तो जब आपको वफाक में आप काबिज थे, जब तक आपको वहां से देश निकाला नहीं दिया गया था, तो क्या कर रहे थे आप? रिचर्ड हॉलब्रुक के जनाजे में आसिफ अली जरदारी साहब ने शिरकत जरूर फरमाई। सलमान तासीर का जनाजा यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया। मामलात हैं, जाहिर है। फरमा रहे थे कि बिजली पैदावार से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक के मामलात हम देखेंगे। हुजूर, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में कुछ लोग अभी जेल में हैं, कुछ अभी पेशियां भुगत रहे हैं, पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हिसाब किताब हो जाता तो बड़ा कौम आपकी मशकूर व ममनून होती। पूछना एक और बात थी कि इन तमाम मंसूबों में मलिक रियाज का क्या किरदार होगा। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें। आगे आते हैं कि सिंध में इंसान महफूज नहीं, कुत्तों का दर्द अलबत्ता हमारी हुकूमत को जरूर है। भुट्टो वालों की सरकार एक मरतबा फिर आवाम से संगीन मजाक पर तुल गई है। लोगों को कुत्ते पकड़ पकड़ के शनाख्ती कार्ड नंबर देखे बगैर ढूंढ ढूंढ के काट रहे हैं। अवाम मरती है तो मर जाए। जैकबाबाद से कुत्तों का काटा हुआ एक बच्चा, मासूम बच्चा हसनैन नामी, इस वक्त कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में जिंदगी और मौत की कशमकश में है। भुट्टो को तो परवाह नहीं है और भुट्टो वालों की अपनी दिहाड़ी है। मौसूफ गए थे अभी उसके बाप से कुछ टाइम पास करने के लिए NICH में, जैसे उसका गम कुछ हल्का हो जाएगा। मौसूफ का मतलब मुराद अली शाह। बिलावल साहब के लेवल का ये काम नहीं है। बिलावल साहब को मतलब आसिफ अली जरदारी और इमरान खान, वो उनके मामला, उनके गाने ही अलग हैं। आवारा कुत्तों को वैक्सीन देने का ऐलान किया। आवाम कह रही है यार हमसे तो कुत्ते अच्छे हैं, लेकिन वोट तो फिर आवाम से ही चाहिए होता है ना। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर उनको कुत्तों की जैसी भी इज्जत मिल जाए तो शायद आवाम भी, मेरा ख्याल है कि खुश हो जाएगी। बिलावल साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से फारिग हो जाएं तो ज़रा देखिए इस तरफ।
कराची में रोज गजीदगी के 200 वाकयात होते हैं, 22 जानवर भी नहीं हो सके। ताहम जमहूरियत का सफर अल्लाह का शुक्र है टनाटन जारी है। सईद गनी साहब को अलबत्ता थोड़ा सा उनको भी मजाक करने का हक है, जाहिर है कि वो भी इसी रियासत पाकिस्तान की शहरी हैं और सबसे बड़ी बात मिनिस्टर है। मिनिस्टर तो यहाँ सबसे ज़्यादा मजाक करता है। जरदारी खेल लेते, कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी को सिंध मुंतकिल किया जाए, सिंध की अदालतों पर, सिंध की जेल पर एतमाद होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हुजूर। शाहरुख जतोई भी तो सिंध की जेल में था, जहाँ उसको टीवी, डिश एंटीना और गद्दा और आप समझ रहे होंगे हैद की और पता नहीं और कौन कौन से मामलात थे। शर्जील मेमन भी यही था ज़ियाउद्दीन अस्पताल में। ज़ियाउद्दीन किसका? डॉक्टर आसिम का। डॉक्टर आसिम किसके चाहिए थे? आसिफ अली जरदारी के। लो हो गया इंसाफ। अब एक मरतबा फिर डॉक्टर आसिम के अस्पताल में आपको इलाज कराना है जहां मलकुल मौत का दाखिला गालिबन ममनू है, इजराइल को वहां दाखिले की परमिशन नहीं है, ऐसा मानना है भुट्टो वालों का। इसी तरह के कुछ लताइफ पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, मेरे साथ स्टूडियोज़ में आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेरे साथ होंगे, और रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे अगर दे सके। रमेश कुमार साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं। रमेश कुमार साहब अभी हवा में हैं। इससे पहले कि वो ज़मीन पे आए, मैं आयतुल्लाह दुर्रानी साहब के पास जाता हूँ, ज़रा थोड़ा सा सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। हुजूर वाला, गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि आपकी हिस्से मज़ा बेहतरीन हो, आइडियल हो। क्या ज़रूरत है इस किस्म की बेहूदगी की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि अब हम सिंध के मसाइल का हल करेंगे, तवानाई बहरान का हल हमारे पास है। सिंध के लोगों की तवानाई, ख़ासतौर पर कराची के लोगों की तवानाई तो कतरा कतरा करके निचोड़ ली, अब तवानाई बची कहाँ है उनमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो आपने वहाँ से शुरू की थी, मौलाना तारिक जमील साहब की। वहाँ से मौलाना तारिक जमील साहब ने जो फरमाया, और वो अल्लाह के फरमान के मुताबिक एक गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए कि वो वाकई यही दौर है क्या? अगर वो यही दौर है तो फिर सारे सवालात आखिर में हेज हो जाएंगे, नेस्त हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक फ़ैसला हो चुका है और जो जिसका फ़ैसला उन्होंने अपने खुतबे में सुना ही दिया है। अब वो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जब आप देखते हैं तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि वो अल्फाज सच हैं दौर के लिहाज से। दौर में मैं और आप, जहाँ तक आप आते हैं कि सिंध के मामलात हैं, सिंध के मामलात शुरू होते हैं पाकिस्तान के मामलात से। सिंध हमेशा पाकिस्तान का एक आज़ाद मोहताजी एरिया है। मोहताज इस हवाले से है कि उसके पास सूबे के तमाम इख्तियारात हासिल हैं उसकी आज़ादी के साथ आइन की सूरत में, लेकिन वो तमाम इख्तियारात का जो मजबूरी है और ताकत है, सरचश्मा है, वो इस्लामाबाद है। वो इनको कुछ देता वेता नहीं है। इनका नाम बस उन्होंने आज़ाद ख़ान आइन के एतबार से रखा हुआ है। वडेरा आज़ाद है, वडेरे को आज़ादी के बुनियाद पर काम करना चाहिए, सिंध को ये करना चाहिए, बलूचिस्तान के सरदार को ये करना चाहिए, नवाब को और ख़ान को जो है ना KPK का ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आप उसके पास इस्लामाबाद चले जाएंगे तो वो वहाँ पर उसका इख्तियार एक जनरल बाबू कर रहा होता है, और जनरल बाबू जो है ना वो इधर छोड़ता नहीं है, वो अदालत की शक्ल में हो या कि जनरल की शक्ल में हो या सेक्रेटरी की शक्ल में हो, तीनों सूरतों में, क्योंकि आप मुझे चौरंगी घुमाने पे बजीद ही हैं, मैंने सोचा मैं आपको रजिस्टर करा दूं कि शायद मैं लगता हूँगा शक्ल से, लेकिन बखुदा मैं हूँ नहीं। मैंने आपसे नाम पूछा था, आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर बताने पे तुले में ना बताइए, मैं सुनूंगा नहीं। मैंने आपसे ये पूछा था कि सिंध में तवानाई के बहरान का हल करने पर ये तुले में, आप मुझे जर्नल, जज, जर्नलिस्ट में उलझा रहे हैं। मत जाइए। मुझे ये बताइए कि जब आप भी सूबे में थे, इफाक में भी थे, उस वक्त आपने ये तोप तीर तलवार क्यों नहीं चला लिया था? अब अचानक कौन सी जंबील से आसिफ अली जरदारी साहब की ये इलाज दरियाफ्त हुआ है जो अचानक मुराद अली शाह साहब जो लतीफ़ा सुनाने पे आ गए? कंसाइज बिटवीन द लाइन अगर आप जवाब दें तो मैं आपका मशकूर हूँ। 18वीं तरमीम के बाद एनर्जी पॉलिसी की पहली दफ़ा सिंध ने अपना इस्तेमाल किया और उसके इख्तियारात के ज़रिए से उसको यहाँ आप अब अपने पावर हाउस के साथ जनरेशन का भी इख्तियार मिल गया है। अब आपके पास अपना ही लैन होगा और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि अभी आपको एक हफ़्ता पहले एनर्जी डिपार्टमेंट जो कि इम्तियाज़ शेख साहब हैं, वज़ीर आला साहब ने किया, पीपल्स पार्टी ने करवा करके अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया। 18वीं तरमीम के ज़रिए से जो पीपल्स पार्टी ने अपने मरकज़ी दौर में किया था 2008 और 10 में,
वो 18वीं तरमीम के नतीजे में इस दफ़ा इसको मिला है। इसलिए वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पावर की हैसियत से अपने आप को मनवाने के लिए जो इख्तियारदारी इस्तेमाल करना था उसको आईनी हक हासिल हो चुका है और कानूनी तौर पर वो अगले कुछ दिनों के बाद अपनी पोजीशन में होगा कि वो अपनी एनर्जी को गौस मोहम्मद नियाजी साहब के पास जाने की जिसारत करना चाहूँगा। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, कैसे आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह। नियाजी साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से बात मुलाकात हुई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को कोट करने की जिसारत चाहूँगा। फवाद चौधरी कोका कोला में चीनी डालकर बुलबुले बनाते हैं, ये कहना है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, बीइंग मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हुजूर, आपके ख्याल में फवाद चौधरी में इतनी भी कैपेसिटी है कि वो ऐसा कर सकें जैसा डॉक्टर कदीर को शक है कि वो कर रहे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी नूर साहब, बात यह है कि जो जिस अजीब एक हुकूमत का मकसद है कि जो जिस चीज़ की जो कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है या जो शोबे महारत रखता है उसको उस तरह नहीं है। अब फवाद चौधरी एक एडवोकेट थे, उनको लगाना चाहिए था कहीं वजारत कानून में या कहीं और कोई पार्लिमानी अमूर में या कोई अटारनी में या इस किस्म की को लगाना चाहिए था। उन्होंने उस पर को लगा दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और जब फवाद चौधरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर होगा तो ऐसी बातें अजीब कुल खिलाएगा। कभी तो पहले तो वो चाँद देखता रहा और इस्लामी कैलेंडर बनाता रहा और कई कई तौजीहात पेश करता रहा, और कभी वो चाँद पे पहुंचने की कोशिश करता है, कभी कहता है सैटेलाइट पे बना रहा हूँ, और लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं, ना उसको समझ आया, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो इस हुकूमत में मेरे ख्याल में अपनी काबीना में फिट ही नहीं है। वो हमेशा उसकी जो राय होती है वो हुकूमत से डिफरेंट होती है। फिरदौस शवान कुछ कहती है, वो कुछ कहती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये हुकूमत कर क्या रही। जिस तरह हुकूमत हमारी माशी जो सूरत हाल है, वो माशी जो टीम है वो इस टीम हुकूमत की फारिग है, वो पूरा IMF के हवाले है। हफीज़ शेख साहब हों या बाक़िर साहब हों, सारे वो बाहर से हैं और वही कह रहे हैं और वो इन हुकूमत अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि जी जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी, कल हफीज़ शेख ने ये बयान दिया था कि जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मुल्क में ये सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो हमारे मुल्क में माशी तरक्की नहीं होगी। ये कहाँ पर, और ये सियासी स्टेबिलिटी किसने लानी है? हुकूमत ने लानी है, यानी कि इमरान खान ने लानी है। और इमरान खान जिस तरह तोपों का रुख अपोजिशन की तरफ किया हुआ है, मेरे ख्याल में अगले 10 साल भी ये मुल्क में सियासी इस्तेकाम नज़र नहीं आ रहा है इसकी मौजूदगी में। हाँ, अल्लाह करे ये चले जाए और कोई और अच्छी अल्लाह ताला को पाकिस्तान को हुक्मरान या वज़ीर आज़म नसीब करे, तो ऐसी में कैपेबिलिटीज़ हो कि वो तमाम सियासी कुव्वतों को एक पे इकट्ठा करे। ये तो कश्मीर जैसे मसले दुआ के पस मंजर में मुझे तो ऐसा लग रहा है गोया पिछले अदवार में पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को ऐसा कोई वज़ीर आज़म मुयस्सर आया भी था कि जो अच्छा था, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं, उमूमी टर्म में, जो आवाम के हक़ में अच्छा था। मालूम कर लेते हैं, अगर हमारे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार साहब। हुजूर, लेकिन ये बताइए, अनिल कपूर पर गाना फिल्माया गया था, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन। इस हुकूमत में ऐसे कितने अनमोल रतन मौजूद हैं कि जिनकी नज़र उतारते मैं लिटरली थक चुका हूँ, लेकिन हुकूमत की जानिब से हंसने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा। शौकत यूसुफज़ई कह रहे हैं कि अगर टमाटर महंगा है तो क्या हुआ, छोड़ दो, दही इस्तेमाल करो। दही कितनी महंगी है ये नहीं मालूम उनको। ऊपर से अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि अगर महंगा है तो क्या हुआ, हमारे भाई ही तो लूट रहे हैं हमको, लूट जाओ चुप करके, क्यों शोर मचाया हुआ है। क्या फरमाएंगे हुजूर? आपकी ड्यूटी है कि नज़र उतारते जाएं, और उनकी आदत है बोलने की, ये बोलते जाएंगे। सफ़र जो करने वाले हैं वो सफ़र करेंगे, जो खुश होने वाले हैं वो खुश होंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, जो दुनिया का दस्तूर ये चलता जाएगा, वक्त ऐसे ही गुज़रता जाएगा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये घड़ी रुकेगी नहीं और वक्त जो है हमारे हाथ से निकलता जाएगा। हमें अपनी जो है सिमत को सही करना चाहिए। अगर अब जब सिमत सही होगी तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। मैं समझता हूँ इश्यूज़ हैं, और मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ नूर अल आरफीन के सर, मुझे लगता है मैं कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत काफ़ी निकल गया, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जिसकी कमी इस वक्त महसूस की जा रही है वो है सीरियसनेस की। एक तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मारें गोली हुजूर। अगर सिर्फ सीरियस ही हो जाए हुकूमत तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे।
मैं समझता हूँ सीरियस अपने तौर पे है, मगर मैं समझता हूँ फोकस होना चाहिए और कम से कम जो लोग जिस लोगों को पता नहीं है जिस इशू का, उसको उस इशू के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए और जिसकी जो ड्यूटी है वो बात करनी चाहिए, और तो फिर उसका फोकस उस तरफ रहेगा। अब ये जो इधर उधर की जो बातें होती हैं, फिर शाम को भी वो मीडिया के ऊपर भी जीनत लग जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी लग जाती हैं। हर बंदा आता है कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ बनने के लिए और मैं कोई ऐसी खबर फेंकूं जिससे जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बने। ये सिस्टम अब चेंज होना चाहिए, मगर अभी तक नहीं हो रहा है। और ये अच्छा सर नहीं हो रहा है, ये मुझे बताइए, ये आप भी अल्लाह मियां के खाते में डाल देंगे ये, या किसी को इसको चेंज करना है? यानी मिसाल के तौर पे जो कमांडर है, यानी मिसाल के तौर पे इमरान खान, हालांकि मिसाल के तौर पे क्या है तो वही इमरान खान की नाक के नीचे अगर अली अमीन गंडापुर कोई भंड मार रहे हैं, या शौकत यूसुफजई कोई गड़बड़ कर रहे हैं, या फवाद चौधरी साहब कोई गुल खिला रहे हैं, या फैसल वाडा अगर कुछ कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये खता इमरान खान साहब की बराह रास्त है कि इन लोगों को बेरोजगार करके घर बिठवा दें और किसी काबिल आदमी को या किसी कम से कम सीरियस आदमी को ले आए? तो क्या फरमाएंगे सर? देखिए, इस हुकूमत की क्रेडिट और डिसक्रेडिट दोनों कैप्टन के खाते में जाती है, और इस वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ, हसन निसार ने एक मरतबा कहा था कि कैप्टन अगर ईमानदार और उसकी विल है तो सब कुछ बेहतर हो सकता है, मगर कुछ दिन के बाद हसन निसार ने कहा ऐसा नहीं है। मगर हसन निसार साहब को मैंने कहा नहीं, अगर कैप्टन ईमानदार है, कैप्टन की विल है, तो उसके साथ वीएन टीम के साथ बनती है और टीम के अंदर रद्दोबदल। अच्छा, थोड़ा सा दोबारा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। इसी से मुंसलिक एक और सवाल है, अगर सिपह सालार बहुत तगड़ा है, यूं समझिए कि हलाकू खान है, ठीक है, चंगेज खान का नवासा है, और नीचे वाली पूरी फौज वो पोलियो ज़दा है, किसी की हाथ नहीं है, किसी का आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, तो वो गुरदासपुर पर झंडा लगा सकती है? मैं नहीं समझता कि लगा सकती है। यही तो ये बात ही गलत हो गई। हसन निसार कौन है? वक्त जो ना तजर्बे का नहीं होता है। जब आदमी जंग के मैदान में होता है तो जंग के मैदान, ये इकोनॉमी या हमारी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी, हम जो जहाँ पे खड़े हैं, ये हम खड़े हैं जंग के मैदान में। इस जंग के मैदान में हमें वार फुटिंग के ऊपर काम करने के लिए वो ब्रेन की ज़रूरत है, और इस वजह से हमें पिक एंड चूज़ को छोड़ के हमें ऐसी टीम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आदमी की विल होगी मगर वीएन के लिए टीम नहीं होगी, टीम नहीं होगी तो फेल्योर हमारे गले में पड़ जाएगा। तो इस वजह से हमें आज जो जहाँ पे ये आज सुबह से मैं देख रहा हूँ, इन 10-15 दिनों में जो मीडिया का भी देख रहा हूँ, लोगों का भी देख रहा हूँ, मुख्तलिफ कालम भी देख रहा हूँ, और ये चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ये समझ में आता है, आपको पता है मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ कि हमेशा ये कहता हूँ पहले प्रॉब्लम को आप समझें। जब तक आप प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, इशू नहीं, उस इशू को मानेंगे नहीं, तब तक आप उसके रिड्रेसल के नहीं जाएंगे। आप जो कह रहे हैं वो बात मुझे माजी के झरोकों में झांकने पर मजबूर करती है। जब दिलीप कुमार ने अनिल कपूर को नसीहत की थी कि पहले सोचो, समझो, जांचो, उसके बाद गोली चलाओ, तो अनिल कपूर का जवाब वो था जो मैं इस वक्त देने वाला हूं कि इतनी देर में दुश्मन घर पे जाकर के चाय पी रहा होगा, हमें गोली मारने के बाद। सीट बेल्ट पर जरा जमे रहिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं आयतुल्लाह दुर्रानी साहब। दुर्रानी साहब, पीपल्स पार्टी की नज़र उतारने का टाइम आया। हुजूर, अवाम से वोट लेते हैं, कुत्तों के दर्द में मरे जा रहे हैं, अवाम वैक्सीन के लिए तड़प रही है, अजरा पेचूहू की नाकामियां खुल करके सामने आ रही हैं, लेकिन महज फुप्पी जान होने का जो है वो खुमियाजा पाकिस्तान की बल्कि सिंध की अवाम भुगत रही है। भुट्टो भुट्टो करके अवाम को लूटा जा रहा है, कुत्तों को वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। हुजूर, वोट तो अवाम से लेते हैं, अवाम को वोट वो दे देते ना वैक्सीन ज़रा। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है जानवरों के हकूक़, एक है इंसानों के हकूक़। सर थोड़ा सा तवक्कुफ़ फरमाइएगा, इसलिए कि आपका जवाब पूरा नहीं हो पाएगा, इतना कम मुझे टाइम बताया गया। मेरा सवाल आपने सुन लिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक कमर्शियल का, ब्रेक से वापस आएंगे तो आयतुल्लाह दुरानी साहब जवाब देने की कोशिश फरमाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हुजूर आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, अवाम वोट लेते हैं, कुत्तों के दर्द में मरे जा रहे हैं। हुजूर, अवाम अजीज़ हैं कुत्ते? देखें, आईन पाकिस्तान और पूरे कायनाती अमल में इंसानी हकूक़ के साथ हैवानी हकूक़ भी हैं, नबाताती हकूक़ भी हैं, जमादाती हकूक़ भी हैं। इसलिए तमाम हकूक़ को अलग अलग रखें, और ये तमाम का हकूक़ इंसानों के हकूक़ को बालादस्त रखते हैं। किसी हैवान के हाथों अगर कोई इंसान का नुकसान हो रहा हो
तो पहले आप हैवान को ज़्यादा नुकसान नहीं दोगे, इसका इस्लाह करोगे, इलाज करोगे, जैसे कि इंसान का इस्लाह और इलाज करते हो। इंसान की इस्लाह और इलाज इस सूबे में हो रहा है? नहीं, देखिए ना, इसका इस सूबे में इंसान तो सिर्फ एक ही है, वो आसिफ अली जरदारी साहब और फटियाल तालपुर 2, बाकी तो सब डंगर है। आप इस वक्त बात कर रहे हैं मुझसे कि कुत्तों के काटे हुए आम इंसानों का, जो कि सिंध में रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके नुकसानात को कम और ख़त्म किया जाए। उसके लिए बजट की ज़रूरत है। पूरे सूबे के तमाम हॉस्पिटल्स का बजट 125 अरब रुपए, जिन आप बताइए, 160 अरब और 125 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने देना था। बड़ी मुश्किल से सूबे ने अपने मुख्तलिफ ज़राए इसको कट करा करके अब वैक्सीन के लिए अपनी फंडिंग सूबे से नहीं कर दिया, मरकज़ ने नहीं दिया। अभी तक 160 अरब एक है और 125 अरब दूसरे हैं। ये पैसे अब फेडरल गवर्नमेंट पे है। गुज़श्ता 1.5 साल से NFC अवार्ड और इसका पैसा नहीं आए। जो कमिटमेंट था सिंध गवर्नमेंट के साथ शहरी हकूक़ के लिए, मतलब सिंध गवर्नमेंट 150 रुपए पर चली आ रही है, आप ये कह रहे हैं। वहाँ जहाँ से पैसा निकालोगे 5 अरब, 2 अरब, 7 अरब, 10 अरब, ये वैक्सीन ले करके आओगे और इस वैक्सीन को तमाम सूबे में फैला दोगे, तो उसके लिए फ़ंडिंग की ज़रूरत है। इस फंडिंग को ले करके अभी सीरियस तरीक़ेकार के साथ कि सूबाई कैबिनेट ने अज खुद नोटिस नहीं, आपके मीडिया के थ्रू भी नहीं, बल्कि तमाम हॉस्पिटल्स के नोटिस होने की वजह से ये फंडिंग अलग किया गया और अभी पता नहीं कितने जगहों से फाइनेंस कट करके वहाँ से पहुँच गया। हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने से पता नहीं कितनी जाने और जाने। हुजूर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, एक सेकंड जी, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब से एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछता चलूँ। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, मसला कश्मीर के हल के हम करीब ही पहुँच गए थे। एक मरतबा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हमें पहुँचाया था वहाँ, और एक मरतबा इमरान खान साहब की सरकार ने जो है वो पहुँचा ही दिया था अभी पिछले 2-3 दिनों पहले। वो अगर कॉन्सर्ट मनसूख ना हुआ होता गवर्नर हाउस पंजाब में, तो यकीनन उम्मीद की जा सकती है कि कश्मीर का मसला हल हो जाता। क्या फरमाएंगे हुजूर, ये नादिर व नायाब नुस्खा आप लोगों को क्यों ना सूझा? हालांकि आपने यहाँ उसको भी बुलाया था, मोदी को, उससे ज़रा मामलात भी हुए थे, केक वेक खिलाया गया था, उनकी अम्मी को शाल वाल दी गई थी। उसके बाद फिर वो अल्लाह मारा आया था, एक सजन जिंदाल चुपके से मरी की पहाड़ियों पे जाकर के डुइट गाए जा रहे थे। कारनामे तो आप लोगों के भी बहुत हैं, लेकिन ये तो सबको पीछे छोड़ गए। नूर साहब, बात यह है कि इसका बेहतर जवाब तो रमेश कुमार साहब दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि यहाँ गवर्नर हाउस में और फिर जो है एक रिसर्च मुनक़िद किया जाए और पूरी दुनिया को बावर कराया जाए। ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा, मतलब एक चीज़ तो मैंने कई बार इस पर सोचा, अपना कोई 60 साल में देखा कि यार इससे क्या मसला कश्मीर उजागर होता, और इसी कंसर्ट से सिवाय जाए कि शायद वो कह रहे थे कि जिस तरह हमने धरना 126 दिन का धरना दिया था तो एक रौनक लगी थी, मेला लगा था, दुनिया को हमने बावर कराया था। अभी वो वही चूँकि उनके जहन में डीजे बैठ का म्यूज़िक और वही है, उन्होंने कहा जी कश्मीर का मसला ऐसे ही हाल होगा, म्यूज़िकल शो किया जाए। तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, बल्कि जो खान साहब की जो कश्मीर के मसले का म्यूजिकल हल में और जनरल असम्बली में जो तकरीर की थी उसकी तो धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और मेरे तरफ में वो जो सारा जो खान साहब का एक बना था ना इमेज पूरी दुनिया में कि खान साहब कश्मीर के लिए कितना है, वहाँ तो खान साहब कह रहे थे कि जी मैं अपने 6 गुना दुश्मन से कैसे लड़ूंगा, सरेंडर तो मैं करूँगा नहीं, तो मुझे तो ला तो मैं तो लड़ूंगा। तो यहाँ जो आपके जो हाँ उस बिल्कुल यू टर्न लेके म्यूजिकल कंसर्ट यहाँ कर जाओ, और मैं शुक्र करता हूँ कि ये कंसर्ट उनको कोई अक्ल आ गई, पता नहीं किसने। जी दुरानी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी दुरानी साहब, ये ख़त्म कर जी। न्याजी साहब, आप महसूस कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन होने वाला था, जो प्रोग्राम था, ये वाक़तन कश्मीर का फ़ैसला उन्होंने जब अमेरिका जा कर के ट्रंप के साथ मुलाकात में दस्तखत करा करके फ़ाइनल करके उसका जश्न मना रहा था कि इन्होंने कश्मीर दे दिया है, ये आप क्यों उसको इधर उधर ले जा रहे हैं? आप लोग कुछ बदजन हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये वो जश्न। लेकिन अभी जवाब ले लेते हैं। रमेश कुमार साहब, जश्न है। दोनों मौजूद मेहमानों से मैं ब्रेक पर पाँव रखने की इस्तदा करता हूँ। रमेश कुमार साहब, हुजूर वाला, कश्मीर का मसला ढिचक ढिचक करके हल हो जाएगा? देखिए, तहरीकें कभी भी जो है वो ऐसे नाकारा नहीं जाती है। पाकिस्तान की अगर तहरीक आप देखो, वो भी 1940 में अगर चली, 1947 में 7 साल उसको भी लगे। अब आप 72 सालों से कश्मीर का जो इशू चल रहा है, और कश्मीर को जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, जैसे अभी
बात हो रही है, मैं समझता हूँ ये तहरीक बहुत मूवमेंट में आ गई है। ये जो खदशा जो माजी से कश्मीर के हवाले से इंडिया का था और उसने जो काम किया है, अब ये डिसीशन मूड में आ गए हैं कि डिसीशन क्या होता है, किस करवट किस तरफ जाता है, ये डिपेंड करता है पहले नंबर पे कश्मीर के अंदर लोगों के जो हौसले हैं वो कितने बुलंद रहते हैं और कितने जो है वो अभी तक जैसे सर पहले आपकी अभी तक बात को काटने की यहाँ इजाजत चाहूंगा और काट ही कश्मीर की दूंगा, struggle को। इसलिए कि कश्मीर के लोगों के हौसले तो उसी वक्त पस्त हो गए होंगे कि जिस वक्त उन्होंने यहाँ गवर्नर हाउस में कॉन्सर्ट की इत्तला सुनी होगी। कश्मीर के लोगों के हौसले तो उसी वक्त पस्त हो गए होंगे जब सैयद अली गिलानी के लिखे गए खतूत का जवाब देना इमरान खान साहब ने मुनासिब नहीं समझा। अब फरमाइए। देखिए, अगर कश्मीर को पाकिस्तान की नीयत के ऊपर अगर शक हुआ कश्मीर के लोगों को, आज़ाद कश्मीर या जम्मू कश्मीर, अगर वो कहते हैं क्योंकि उनको जो भी मैसेज जाता है आज़ाद कश्मीर से जाता है, अगर उनको पाकिस्तान की नीयत के ऊपर अगर 1 रुपया भी शक हुआ तो फिर मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने तो पहले से ही मूवमेंट कराई है। वो बाद में बार बार वो कहते हैं कि भाई बात अभी ये डिसीशन का टाइम आ गया है और इस टाइम के ऊपर, मगर मैं समझता हूँ जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है कश्मीर का इशू, अमेरिकन कांग्रेस की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूएन की बात करें, तो मैं नहीं समझता कि कश्मीर के लोगों को कोई मायूसी है। हाँ, उसको और ज़्यादा वार फुटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कश्मीर के अगर हम डिसीशन चाहते हैं तो हमें इंडिविजुअल मौक़िफ़ नहीं जाना चाहिए, पूरे पाकिस्तान का मौक़िफ़ जाना चाहिए। पूरे पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज के ऊपर हो, उनका एक कंसोर्शियम बने जो इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करे प्रॉब्लम को, तो एक अच्छा मैसेज आएगा। और ये सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। रमेश कुमार साहब थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिएगा। आयतुल्लाह दुरानी साहब वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि अपोजिशन अवामी हिमायत खो चुकी। दोनों बड़ी जमातों ने, अपोजिशन जमातों ने मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बनाया, जबकि तहरीक इंसाफ का दामन साफ है। तहरीक इंसाफ का दामन साफ है, उन्होंने गन्ने का रस बेच करके या मस्जिद में चाइना की टोपी फरोख्त करके बनाया है, तो फिर ये जा करके वहाँ उस केस को बार बार उसकी सुनवाई क्यों नहीं होने देते? ये क्या मामलात क्या हैं? तहरीक इंसाफ का दामन साफ है, वो तो दामन क्या, वो तो बिल्कुल मुकम्मल नंगा है, उसको दामन के साथ क्या, तो दामन होगा तो फिर बात बनेगी। थोड़ा सा नहीं, ऐसे ही रोज़ी का सवाल नहीं है ना। जो जिनका दामन ही, जो बुनियाद ही इसी काम से है, जिनका बुनियाद इन्हीं मामलात से है, वो कैसे आप उसका दामन साफ कह सकते हैं? उनका बिज़नेस है, उनका इसी बिज़नेस पर तो चला है। और अगर सीरियसली इसको लिया जाए और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ओरिजिनल हालत में बैठ कर के तमाम एजेंसियों से रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर तब पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ का ओरिजिनल बिजनेस है क्या। लेकिन सर पता तो सर ये केस तो रोजाना की बुनियादों पे सुना जाने वाला है, आते तो अब आपकी और नून लीग की भी गले पड़ने वाली है अगर ऐसा होगा तो। देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि हमें नॉर्वे से, डेनमार्क से, मुल्क के इंडिया से, मुख्तलिफ जगहों से हिंदुओं ने, रमेश कुमार से माजरत के साथ, हिंदुओं ने, ईसाइयों ने और यहूदियों ने और बाहर से लेकर के कादियान ने उनके लिए पूरी फंडिंग की है। तो जब इनके फंडिंग का स्टाइल ही इस किस्म का है तो बाहर के जो लोग देंगे, और रमेश कुमार को डायरेक्ट कोई हिंदू दे नहीं सकता और देता भी नहीं है इसको, क्योंकि ये इधर का पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान के मुकाबले पर है, उनके कभी 1 रुपया नहीं देगा, लेकिन उनको कैसे मिला है? तो यही एक चीज़, अगर किसी बलोच को मिल जाए तो आप उसको गद्दार डिक्लेयर करेंगे, पठान को हो जाए तो आपका B52 उनके पास पहुंच जाएगा, किसी सिंधी के लिए तो डाकू समझ करके आप इसको मार देते हैं कि जनाब ये डाकू हैं, इनको पैसा कहीं से बाहर से आया है। आप ये देखें कि उनको दिया है, ये मानते भी हैं कि उनको मिला है और इनके रिकॉर्ड के मुताबिक है। वो तो 23 अकाउंट्स जो है ना उनको छोड़ दीजिए, हम इसके अकाउंट्स को भी बता सकते हैं कि इनको, अगर आप इख्तिसार के साथ मुझे ये बता पाएं, मैं आपसे ये जानने की जुस्तजू रखता हूँ गौस मोहम्मद नियाजी साहब कि नमाज माफ़ कराने गए थे, ये रोज़ा ही गले बांध दिया इलेक्शन कमीशन ने, आप तो दूसरों की फाइल खुलवाने गए थे, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, कैसी लगी? नहीं देखो जी नूर साहब, बात यह है कि हमारा इससे डिफरेंस इसलिए है कि हमने तो सब कुछ शो किया हुआ है, ठीक है ना। उसमें हमने जो जब इलेक्शन के भी चाहे कि हमें बुला लें हम जवाब देंगे। इनकी तो चोरी पकड़ी गई है, कंसीलमेंट, 30 अकाउंट्स जो स्टेट बैंक की अपनी जो जवाब दिया है कि जी इनके फलां बंदे ऑपरेट करते रहे, इन्होंने शो ही नहीं की थे। चोरी सरे बाज़ार पकड़ी गई है और उसको उस जवाब देना है। और फिर
और दूसरी बात ये कि हम तो जमहूरी लोग हैं, इन चीज़ों में पढ़ने वाले नहीं हैं। हम तो चाहते जमहूरी तरीके से मुकाबला किया जाए। इनके तो अपने बानी रुकन है एक्सप्रेस वैबर साहब, ये उनकी दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन को और फिर हाई कोर्ट ने स्टे दिया, फिर वापस है इनके पास। तो हमने तो ये कहा कि जी वो जो बेचारा मारा फिरता है और फाउंडर मेंबर है, तो उसकी इलेक्शन कमीशन उसकी सुनवाई करे और फौरन फैसला उसको फैसला। जावेद मसूद भी उसमें हम तो इतने तक है, और बाकी जो हमने कोई छुपाया नहीं है। दुरुस्त है। रमेश कुमार साहब, हुजूर वाला वजीर आजम साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उनका ये कहना था अपने आखिरी खुतबे में कि सीट बेल्ट बांधे रखें, कुछ नहीं होता, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत बहुत मजबूत है, मनी लॉन्ड्रिंग केस पे से कुछ नहीं निकलना, हमारे दामन और हमारे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। हुजूर वाला, आपका दामन आपका हाथ बिल्कुल साफ़ है, इस बात पर मुझे यकीन है, इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। लेकिन ये मुझे बताइए, अगर दामन साफ़ है तो फिर ये इस तरह की बातें कैसे सामने आ रही हैं? केस की प्रोसीडिंग्स में क्यों रखने अंदाजी की जा रही थी? मामलात हैं क्या दर हकीकत? नूरुल आरफीन, मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी सब लोगों की होनी चाहिए, एमएनएस की भी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट की भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी होनी चाहिए, एनजीओज़ की भी होनी चाहिए। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब एनजीओज़ की हुई चौधरी निसार को मैंने ये इशू उठाया था कि ये सारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर पैसा क्या आ रहा है, कैसा कहाँ जा रहा है, FATF के अंदर क्या इशू आ रहा है। सबसे ज़्यादा FATF के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है, कौन पैसे दे रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और ये चीज़ें अगर पॉलिटिकल पार्टी से भी पूछी जाती है तो अच्छी बात है, मगर यहाँ पे ये कहना कि नून लीग से नहीं पूछी जाए और पीपल्स पार्टी से नहीं पूछी जाए, सिर्फ जिस ग्राउंड के ऊपर PTI से पूछी जा रही है उस ग्राउंड के ऊपर PML एंड से ही पूछी जाए, उस ग्राउंड के ऊपर पीपल्स पार्टी से भी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा, उन सबसे पूछा जाए। एक हाइपोथेटिकल एक बात चले, तो इसमें कोई भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी इसमें अगर एन गैन की जिम्मेदार पाई जाए, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी, उसकी सजा क्या होनी चाहिए हुजूर? रमेश कुमार साहब, देखिए, पहले तो चीज़ हमेशा खुदा कहता है और इंसानियत ये कहती है कि आप गलत चीज़ों को हमेशा छुपा के रखें, ज़्यादा अपने मुंह से नहीं बोलें, मगर अच्छी चीज़ें बार बार दोहराएं कि लोगों के अंदर वो चीज़ें। हम किसी के ऊपर ऐसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से मैं नहीं कहूँगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई गलत पैसे आए। सारी पॉलिटिकल पार्टी असासा हैं हमारे मुल्क की, सारी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आप हर पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर भी अकाउंटेबिलिटी के से दूर नहीं भागना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के हवाले से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पेश होना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए कि बिल्कुल इसकी अकाउंटेबिलिटी आप करें। और अगर इसके ऊपर आप चाहते हैं कोई नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। रमेश कुमार साहब, ऐसी चीजें वेलकम वाली बातें करनी चाहिए साहब और आयतुल्लाह दुर्रानी साहब की शो में शिरकत पर इंतहाई मशकूर हूँ। साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाअल्लाह ताला कल बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।